अब ये जो बदलाव होगा ये किस तरीके से पॉजिटिव वे में आगे आता है? क्रिकेट कोच शशि काला जी को हमने सुन लिया है, स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, इधर जब हम टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, लगातार जीत के सिलसिले की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान को कम बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, फजल हक फारूकी के साथ साथ और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है? आपने एक जवाब तो खुद ही दे दिया सवाल में ही। फजल हक फारूकी सबसे खतरनाक बॉलर, क्योंकि अभी तक कुछ समय पहले तक ना अफगानिस्तान को एक अच्छे स्पिन बॉलिंग यूनिट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब फास्ट बॉलिंग इतनी आला दर्जे की है। नवीन उल हक हैं दूसरे बॉलर जो काफ़ी खतरनाक हैं, लेकिन फजल हक फारूकी जिनके पास स्विंग भी है और शुरुआती ओवरों में जिस तरह से वो एंगल का इस्तेमाल करते हैं, स्विंग तो शाहिन शाह अफरीदी के पास भी थी, मोहम्मद आमिर के पास भी थी। अब आप कहेंगे वो क्यों नहीं इतने कामयाब हुए? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्विंग पर जोर देने की बजाय अपने एंगल पर ज़्यादा फोकस किया, जिसमें उन्होंने ज़्यादातर अपने विकेट चटकाए हैं। तो फजल हक फारूकी क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पावर प्ले में बहुत खतरनाक साबित हुए हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, और ऋषभ पंत भी कई बार लेफ्ट आर्म पेसर के सामने बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे, सूर्य कुमार यादव भी फंसते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पावर प्ले में थोड़ा एहतियात बरतना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से थोड़ा सा परहेज करना होगा, क्योंकि जिस तरह से विराट और रोहित ने शुरुआती ओवरों में अपने विकेट लेफ्ट आर्म पेसर्स को दिए हैं पिछले 2-3 वर्षों में, वो एक चिंता का सबब है। और ये लेफ्ट आर्म पेसर ही है जिसने 12 में से 7 विकेट पावर प्ले में ही हासिल किए हैं इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, फजल हक फारूकी का तो हमने जिक्र कर लिया, यहाँ टीम इंडिया को उनसे सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अफगानिस्तान के बैट्समैन को यहाँ इंडिया के कौन से बॉलर्स हैं जिनसे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है? मनोज जी। जहाँ तक भारतीय गेंदबाजों का सवाल है, जसप्रीत बुमराह और दूसरे अर्शदीप अपने पूरे शबाब पर हैं इस समय, बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो अपनी लेंथ पर पूरी तरह से फोकस है, उनको जहां गेंद करनी है बहुत अनुशासित गेंदबाजी वो कर रहे हैं। जिस तरह से जो 6 और 8 मीटर का जो दायरा होता है, हार्ड लेंथ जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर वो पूरी तरह से नियंत्रित हैं, वहीं पर ही वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। वो उनके लिए बहुत उन्होंने खतरनाक साबित हुए हैं अब तक जितने भी मैच हुए हैं। तो हार्दिक पांड्या एक तुरूप का इक्का है, क्योंकि यही एक खिलाड़ी है जो पिछले जो आईपीएल था हाल में उसमें बहुत इन्होंने निराश किया था अपनी गेंदबाजी से भी, बल्लेबाजी से भी। अब ये बल्लेबाजी से भी रंग दिखा रहे हैं, गेंदबाजी से भी रंग दिखा रहे हैं। और बाकी जसप्रीत बुमराह तो है ही एकदम खतरनाक बॉलर। और बाकी अगर जिस तरह से अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी को अंजाम दिया है, विकेट चटकाए हैं, स्केटर वन उनकी बहुत खतरनाक रहती है। और उनकी जो विविधतापूर्ण गेंदबाजी है उसमें भी न्यूयॉर्क में जहां उनको विकेट पर बिल्कुल भी मदद नहीं थी, वहां पर भी उन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है। तो मैं समझता हूं भारत के ये तीनों चारों जितना भारत का आक्रमण है, क्योंकि जडेजा को अभी तक आजमाया नहीं गया है। जडेजा ने अभी एक मैच में ही बॉलिंग की है, 2 मैचों में तो उनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला है। तो मुझे लगता है भारत का एक जो अटैक है पूरी तरह से मुकम्मल है, खास तौर पर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इनसे सावधान रहने की जरूरत होगी अफगानिस्तान को। अब बहुत ज़्यादा सोच समझकर अफगानिस्तान को भी खेलना होगा, टीम इंडिया को भी सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ाना होगा और अब आगे बढ़ते हुए वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखना या जीत का सिलसिला बरकरार रखना, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। लेकिन जब हम देख रहे हैं ना कि जिस मैच का ज़्यादा इंतज़ार होता है, जब भारत मैदान पर उतरने वाला होता है, तब बारिश बड़ा खलल डाल देती है। आप तो चूंकि पूरी डिटेल लेकर बैठते हैं, अब तक के मैच का रिकॉर्ड क्या रहा, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो मौसम को लेकर भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, मौसम जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और सनी डे है, कोई ऐसी बारिश वाली संभावना नहीं है और मौसम को लेकर नहीं है। बाकी कुल मिलाकर मैं कहूँगा ये खेल होगा। और रही बात रिकॉर्ड की आपने कही, तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक अफगानिस्तान से जितने भी भारत के मुकाबले हुए हैं, भारत ने सभी मुकाबले जीते हैं। लेकिन ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि इसी साल बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दोनों टीमें बराबरी पर रही थी और टाई हुआ था मैच, और उसके बाद सुपर ओवर हुआ, वहाँ भी स्कोर बराबर रहा। फिर डबल सुपर ओवर हुआ, वहाँ पर रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटकाकर भारत की बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन ये वही अफगानिस्तान टीम है जिसके इस बार T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के मैच से पहले वो कोई मैच हारी नहीं थी। और इतना ही नहीं, गुरबाज जो है इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 167 रन उन्होंने बनाए हैं। और दूसरा नाम जो फजल हक फारूकी का जो आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा 12 विकेट लिए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला अफगानिस्तानी, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला अफगानिस्तानी। और यही अफगानिस्तान टीम ने भारत को भी परेशान किया था बेंगलुरु के स्टेडियम में। तो अब ये वो अफगानिस्तान टीम नहीं है जो 3 या 4 साल पहले जिसको हम आंख बंद करके यकीन कर लेते थे कि यार इनके पास स्पिनर्स ही हैं और कोई नहीं है।
लेकिन अब इनके पास पेसर्स भी हैं और ओपनर और टॉप ऑर्डर इनके सबसे बड़ी ताकत है। आपने ठीक कहा कि देखिए बदलते वक्त के साथ अफगानिस्तान की टीम स्ट्रांग हुई है और स्ट्रांग टीम के ऑपोजिट जब भारत की टीम उतर रही है तो उसे बहुत ज़्यादा सोचने समझने की और बहुत सधे हुए क्रिकेट की ज़रूरत है। लेकिन शशि काला जी, अब यहाँ अगर मैं वो टेबल देखूँ जिसमें अब तक के मैचेस पर नज़र डालूँ तो यहाँ पर भारत ने एक तरफा सभी मुकाबले जीते, अफगानिस्तान के पाले में एक भी जीत नहीं गई। हाँ, एक मैच ज़रूर रहा जो नो रिजल्ट रहा, यानी कि किसी भी तरह से किसी की जीत नहीं हुई, वो टाई रहा। ये जो टेबल हम देखते हैं अपने सामने, ऑफ कोर्स हमारा तो जो जोश है वो हाई रहता है टीम इंडिया के सपोर्ट में, लेकिन अफगानिस्तान के सामने ये जो जीरो है ये चुपता तो बहुत होगा। खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान, तो वो तो और ज़्यादा शिद्दत से उतरेगा मैदान पर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे यूएस की टीम बिल्कुल नई थी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आज के मैच में भी जो कल मैच हुआ उसमें भी बहुत लास्ट तक वो लड़ाई लड़ी है। ऐसे ही अफगानिस्तान की टीम नई जरूर है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो पिछले 8-10 साल से अच्छा करती आ रही है। लगभग 2-3 साल से तो बहुत ही अच्छा कर रही है, लेकिन 8-10 साल से उनके प्लेयर इंडिया में आके खेल रहे हैं। इंडिया के कोच जडेजा जी जाकर वहां पर मेहनत करा रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो भारतीय जो कोचिज का फायदा, या जो यहाँ पर आकर वो आईपीएल खेले उनके लड़के और जो अंडर 19 के जो टूर्नामेंट खेले उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर नोएडा में हुई, तो उससे उनका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बेस स्ट्रक्चर, बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो गई, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को बहुत अच्छे स्तर पर ले जाने में सफल हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है आज का मैच बहुत ही बढ़िया होगा। इंतज़ार तो क्रिकेट फैंस को भी है कि आज का जो मैच होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। यहाँ हमने स्ट्रैटेजी पर बात कर ली, हमने चेंजेस पर बात कर ली। यहाँ देखिए फजल हक फारूकी से अगर सावधान रहने की ज़रूरत है तो हमारे पास भी ऑलराउंडर प्लेयर्स भी हैं, तेज़ गेंदबाज भी हैं, लेकिन बल्ला आज सबसे ज़्यादा किसका चलने वाला है मनोज जी? देखिए, अब तो यहाँ सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो बारी है अब बल्लेबाजी करने की, वो है विराट कोहली की और उसके बाद रोहित शर्मा की। विराट कोहली के बल्ले से रन बने नहीं हैं, दहाई की संख्या तक वो नहीं पहुँच पाए हैं इस बार। और जिस तरह से वो आउट हुए एक बार, जिस तरह उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है 3/4 लेंथ गेंद पर वो आउट हुए, इसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप देखेंगे शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर वो फंसे। और ये कुछ थोड़ा सा मैं समझता हूँ इन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो शुरुआती ओवरों में अपना विकेट नहीं देंगे तो ये लंबी पारी खेल सकते हैं। रोहित शर्मा भी एक ही पारी में चले हैं, आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी बनाई, उनसे बड़ी पारी की दरकार होगी। मेरे ख्याल से अगर ये 2 खिलाड़ी चल जाते हैं तो फिर एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा मध्यक्रम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। अच्छा, सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन ये जो सिलसिला है जीत का वो भी बरकरार रखना है। विराट कोहली के बल्ले से रन निकलने चाहिए और अब ओवरऑल टीम बेहतर प्रदर्शन करे, ये उम्मीदें टीम इंडिया के फैंस को बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बहुत कुछ हद तक डिपेंड करता है टॉस पर भी। तो शशि काला जी, टॉस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टॉस कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसको लेकर स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए? मेरी अपनी सोच है, जिस पिच के बारे में आपको जानकारी नहीं, टॉस जीत के बैटिंग ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो पीछे जो जितने भी देख रहा हूं मैं मैचेस हुए हैं उसमें चेज करने वाले को सफलता मिली है और मिलेगी, क्योंकि उनके पास टारगेट्स, जहां पर यूएस में अलग स्थिति थी यहाँ पर स्थिति अलग है। आपके पास टारगेट होगा तो आप उसको अचीव कर सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले उनको बैटिंग करानी चाहिए और बाद में चेज करना चाहिए। भारतीय टीम चेज करने में अच्छी है। अच्छा मनोज जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर टॉस जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो वो फेवर में जाएगा? देखिए, बेहतर तो यही है, जैसे शशि काला जी ने कहा, टॉस जीतिए, पहले फील्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपकी पहले बल्लेबाजी भी आ जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, आप बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए। लेकिन बड़े स्कोर का मतलब यहाँ 140-150 नहीं है, यहाँ 180 प्लस का स्कोर बनना चाहिए, क्योंकि बारबाडोस का ये जो मैदान है ब्रिजटाउन बारबाडोस, यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर भी बन चुका है, 200 पार हो चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में। तो यहाँ आप 180 प्लस का स्कोर बनाइए, फिर अपने गेंदबाजों पर और एक टाइट फील्डिंग पर, फील्डर्स पर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ फील्डिंग की खामियां जो हैं बहुत महंगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि सामने अफगानिस्तान है। अब ये वो अफगानिस्तान नहीं है, ये वो अफगानिस्तान है जिसने पिछले दिनों
न्यूजीलैंड को 75 रनों पर समेट दिया था। न्यूजीलैंड जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, वो न्यूजीलैंड ने बिल्कुल एक तरह से हथियार डाल दिए थे इसी अफगानिस्तान टीम के खिलाफ। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी भारतीय टीम इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है, उनकी ताकत से पूरी तरह से वाकिफ है। तो यहां अगर पहले बल्लेबाजी भी आ जाए तो 180 का स्कोर मैं समझता हूं कम से कम होना चाहिए। इससे कम में थोड़ी सी मुश्किलें भी हो सकती हैं।